आज हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर पढ़ेंगे आज, या हम बायोस्फीयर को क्या कह सकते हैं, जैव मंडल। ठीक है, बायोस्फीयर या क्या कहेंगे, जैव मंडल कहेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी शेयर कर दें वीडियो को और लाइक भी कर दें। के सभी जीवधारी व उनके अजैविक वातावरण, जैव मंडल जैव मंडल पृथ्वी के सभी जीवधारी पृथ्वी के सभी जीवधारी पृथ्वी के सभी जीवधारियों, ठीक है, और क्या, पर्यावरण, पृथ्वी के सभी जीवधारियों और पर्यावरण। पर्यावरण में क्या, पर्यावरण में क्या क्या, पर्यावरण में वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। वायुमंडल, स्थल मंडल और क्या कहेंगे हम, जल मंडल। ठीक है, तो जैव मंडल पृथ्वी के सभी जीवधारियों और पर्यावरण, पर्यावरण में क्या, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं, मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जैव मंडल का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, देखो हमने क्या कहा है, जैव मंडल पृथ्वी के सभी जीवधारियों, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी रहते हैं, ठीक है, पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी रहते हैं, सभी जीवधारियों और पर्यावरण, सभी जीवधारियों और पर्यावरण मिलकर, यानी कि हम सब, हम जीवधारी पेड़ पौधे सभी क्या, हम सब और क्या, पर्यावरण मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। और देखो पर्यावरण में हमने क्या क्या बोल दिया है, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। ठीक है, पर्यावरण में ये सब भी आ गया है। ठीक है, तो इस सब को मिलाकर क्या बनता है, जैव मंडल, या हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, क्या बनता है, जैव मंडल बनता है, या क्या कहेंगे, बायोस्फीयर का निर्माण होता है। ठीक है, पृथ्वी का वह समस्त भाग, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं हम, पृथ्वी का वह समस्त भाग पृथ्वी का वह समस्त भाग जहां पर जीवन संभव हो, जहां पर जीवन संभव हो, क्या कहलाता है, जहां पर जीवन संभव हो, बायोस्फीयर कहेंगे। बायोस्फीयर या क्या कह देंगे, जैव मंडल कहलाता है। बायोस्फीयर या कहेंगे जैव मंडल कहलाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। पृथ्वी का वह समस्त भाग जहां पर जीवन संभव हो, बायोस्फीयर या क्या कहेंगे, जैव मंडल कहलाता है। ठीक है, बायोस्फीयर या जैव मंडल कहलाता है, यानी कि पृथ्वी का वो सारा भाग जहां पे हम अपना पूरा जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जहां पर हमारे लिए सारी सुविधाएं हो, हम सारी सुविधाएं किसके लिए, हमारा जीवन यापन करने के लिए। ठीक है,
हमारा जीवन यापन करने के लिए सारी सुविधाएं हों, वैसा पृथ्वी का समस्त भाग क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर या जैव मंडल कहलाएगा। ठीक है, बायोस्फीयर या जैव मंडल कहलाएगा। देखो 83 बच्चे लाइव है। मैं चाहती हूँ सारे बच्चे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, आप लोग बहुत निराश कर देते हो, लाइक शेयर नहीं करते हो वीडियो को, कमेंट करके भी नहीं बताते हैं सारे बच्चे कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ सारे बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए जल्दी, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? बताएं जल्दी। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? जैव मंडल या कहेंगे बायोस्फीयर। देखो अच्छा लगता है जब क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगता है जब क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट होते हैं, क्लास को अटेंड करते हैं। देखो अब हमारे साथ 88 बच्चे जुड़ चुके हैं। अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है तब। हाँ, निधि यदुवंशी कह रही है 200 प्लस लाइक। चलो आप इतना कर देंगे हमारे लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सब बच्चों के लिए। चलो विपिन सुमन, चलो क्लियर है सबको? देखो अब हम पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे जलोदभिद या कहेंगे हाइड्रोफाइट। चलो क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, सभी को क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे क्या? जलोदभिद या कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। जलोदभिद या क्या कह देंगे हम इसे? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, जलोदभिद या क्या कह देंगे? हाइड्रोस्फीयर। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, हाइड्रो माने जल होता है, और हिंदी में भी जो हमने नाम लिखा है जलोदभिद, इसका क्या मतलब है? जलोदभिद यानी कि पानी से रिलेटेड है कुछ। ठीक है, इसमें क्या होता है? जलोदभिद में पादपों में जलीय वातावरण के लिए अनुकूलन पाया जाता है। इसमें पादपों में जलीय वातावरण के प्रति अनुकूलन पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पादपों में जलीय वातावरण के प्रति अनुकूलन पाया जाता है। अनुकूलन पाया जाता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, या ये कहेंगे इसे हम 3 समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। इन्हें हम 3 समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। इन्हें हम 3 समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम 3 समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला क्या है हमारे पास? जल निम्नगन। क्या है? जल निम्नगन। दूसरा क्या है? प्लाबी। और तीसरा क्या है हमारे पास?
तीसरा है हमारे पास जल स्थलीय। जल स्थलीय, ठीक है। जल निम्नगन, प्लाबी और जल स्थलीय। देखो अभी जो ये आपको बोरिंग सा लग रहा है ना, ये जो मैं आपको करा रही हूँ डिटेल क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ लेगा, ठीक है। 4 नंबर में पूछ लेगा कि हाइड्रोफाइट्स को समझाइए कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं या जलोदभिद क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं या जलोदभिद क्या होते हैं, ये कंप्लीट कराते हैं, फिर एक छोटा सा स्टोरी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। हाँ पहले देखेंगे हम क्या, जल निम्नगन। फर्स्ट पहला क्या देखेंगे हम, जल निम्नगन। इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम सबमर्ज्ड भी कह देते हैं। क्या, सबमर्ज्ड, ठीक है। सबमर्ज्ड भी कह देते हैं, ठीक है। सबमर्ज्ड, इसमें क्या होता है, जल निगमन में क्या होगा, जल थोड़ा सा हो गया, निम्नगन। हाँ जल निम्नगन में क्या होता है कि इसमें पौधे का अनुष्का, चलो अच्छी बात है अमन लोधी, चलो इसमें क्या होता है, जल निम्नगन में पौधे का समस्त भाग, क्या, पौधे का समस्त भाग, पौधे का समस्त भाग जल में डूबा रहता है। पौधे का समस्त भाग जल में डूबा रहता है। आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे ऐसे प्लांट देखे होंगे जो प्रॉपर या कंप्लीटली पानी में डूबे रहते हैं, ठीक है, देखे होंगे। न्यू स्टूडेंट है हमारे साथ कोई, सहजादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर, सहजादा है, ठीक है। देखो आपको पता होगा या आपने देखा भी होगा, कुछ कुछ प्लांट जो होते हैं वो कंप्लीट पानी के अंदर डूबे रहते हैं, ठीक है, कंप्लीट पानी के अंदर डूबे रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जल निम्नगन, ठीक है। पौधे का समस्त भाग कहाँ डूबा रहता है, जल में डूबा रहता है। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, हाइड्रेला, ठीक है। हाइड्रेला का जो प्लांट है कंप्लीट जल में डूबा रहता है, या कहेंगे यूट्रिकुलेरिस, यूट्रिकुलेरिस, ठीक है, यूट्रिकुलेरिस और हाइड्रेला। तो ये प्लांट्स कैसे हैं, इनका समस्त भाग जो है या कहेंगे सारा भाग कहाँ रहता है, पानी के अंदर रहता है। अब हम देखेंगे प्लाबी। सेकंड क्या है हमारे पास, प्लाबी है, सेकंड है प्लाबी, या इसको हम कह देंगे फ्लोटिंग। क्या कह देंगे, फ्लोटिंग, प्लाबी, या क्या कह देंगे इसको हम, फ्लोटिंग, यानी कि तैरने वाला, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को नाम से समझ में आ जाना चाहिए, इतना तो समझदार आप हो, हम जानते भी हैं, ठीक है। प्लाबी या क्या कहेंगे, फ्लोटिंग कहेंगे, ठीक है, प्लाबी या फ्लोटिंग कहेंगे। तो देखो ऐसे पौधे जो जल में तैरते रहते हैं, ठीक है, ऐसे पौधे, लिखा है ना फ्लोटिंग, फ्लोट करना यानी कि तैरना, तो ऐसे पौधे जो जल में क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, ठीक है, जो जल में तैरते रहते हैं।
ऐसे पौधे जो जल में तैरते रहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे भी पौधे होते हैं कि जो जल में तैरते रहते हैं। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे भी पौधे होते हैं जो जल में तैरते रहते हैं। ये देखो, इनमें भी दो टाइप के होते हैं। ये या तो ये मुक्त प्लाबी का मतलब क्या है? मुक्त प्लाबी या कहेंगे स्थिर प्लाबी होते हैं। स्थिर प्लाबी होते हैं, समझिएगा इसको। देखो, हमने क्या कहा है, ऐसे पौधे जो जल में तैरते रहते हैं, जल में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। ये मुक्त प्लाबी, यानी कि ये कंप्लीटली ऐसे भी हो सकते हैं कि पानी में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या फिर स्थिर प्लाबी। स्थिर प्लाबी का मतलब यहाँ पे है कि जल में फ्लोट करेंगे, जल में तैरेंगे। पर जैसे मान लीजिए ये लेयर जो है, ये जल का मतलब जल की लेयर है, इसके ऊपर प्लांट है, तो ये ऊपर ही ऊपर इस पे जल की लेयर पे ऊपर ही ऊपर फ्लोट करता रहेगा, यानी कि स्थिर रहेगा। और मुक्त प्लाबी जो पूरे पानी की सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकता है। ठीक है प्रीति साहनी, ये चैप्टर हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, और बहुत बच्चों के सिलेबस में ये है। अच्छा चलो, फरजाना अली, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। अब स्वागत करवाने से कुछ नहीं होता, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि आ गए हाँ हम दबंग हैं स्वागत करिए हमारा, पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे आके। ठीक है, दीपक सक्सेना, आप कोई न्यू स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर है बच्चों आपको? दोनों पॉइंट क्लियर है ये वाले? देखो इसके एग्जाम्पल यहां तक क्लियर है ना? इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? लेमना, क्या प्लांट का नाम है ये? लेमना बॉल्फिया, सभी बच्चों ने नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, बॉल्फिया, लेमना, ये प्लांट्स के नाम है सब। ठीक है, ट्रोपा आदि आदि। ठीक है, अब इसमें एक रह गया है, थर्ड पॉइंट इसमें रह गया है। थर्ड पॉइंट है इसमें क्या? थर्ड पॉइंट है जल स्थलीय। जल स्थलीय, ठीक है, जल स्थलीय। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें पौधे की जड़ें तथा तना, ध्यान से सुनिएगा, पौधे की जड़ें तथा तना, या कहेंगे तने का कुछ भाग, तने का भाग जल में डूबा रहता है, जल में डूबा रहता है। ठीक है, पौधे की जड़ें तथा तने का भाग जल में डूबा रहता है, तथा शेष भाग यानी कि बचा हुआ तथा शेष भाग वायवीय होता है। शेष भाग वायवीय होता है। नाम देखिए क्या है इसका? जल स्थलीय, यानी कि जल में भी और जल के बाहर भी। ठीक है, जल में भी और जल के, ठीक है, जल में भी और जल के बाहर भी, दोनों साइड रहता है। तो इसमें इस जल स्थलीय में पौधे की जड़ें और तना, ठीक है, पौधे की जड़ें और तना पानी में रहता है, बाकी
बाकी बचा हुआ भाग क्या होता है, वायवीय होता है। और ऐसे पौधे कीचड़ आदि में भी उग जाते हैं, कीचड़ में भी मिल जाएंगे आपको ऐसे पौधे देखने को। ऐसे पौधे कीचड़ में भी पाए जाते हैं, ऐसे पौधे कीचड़ में भी उग जाते हैं, ठीक है। ऐसे पौधे क्या होते हैं, कीचड़ में भी उग जाते हैं, जैसे टाइफा। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे टाइफा, रेननकुलस, आदि, रेननकुलस आदि, ठीक है। तो नाम से याद रखेंगे, जैसे कि इसका नाम है जल स्थलीय, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे। टॉपिक है हमारा वाटर साइकिल, ठीक है। अरे भाई कितने कलर हो गए, लो सारा मिटा दिया, दोबारा से लिख देते। क्या है, वाटर साइकिल, ठीक है। वैसे तो आप सभी लोगों ने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, ठीक है। वाटर साइकिल में हमको एक डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे हम। ये हमने क्या बनाया है, नदी, ठीक है। आप इसको भी एक स्टोरी की तरह सुनिए, जैसे आपने अभी स्टोरी सुनी ना, वैसे ही एक स्टोरी की तरह सुनिए, ठीक है। देखो ये हमने क्या बनाया है, नदी है, ये क्या है, नदी है। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, क्या है, नदी है, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो नदियों का पानी होता है, ठीक है, जो नदियों का पानी होता है, देखो नदियों का जो पानी होता है वो किसके द्वारा इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन या कहेंगे हम वाष्पीकरण। देखो नदियों के पानी का जो वाष्पीकरण होता है, या क्या कहेंगे, इवेपोरेशन जो होता है, किसकी वजह से होता है, कौन है ये, सूरज, सन, ठीक है। तो इवेपोरेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इवेपोरेशन, या हम इसको क्या कह देंगे, वाष्पीकरण, ठीक है। इवेपोरेशन या क्या कह देंगे, वाष्पीकरण, ठीक है। इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। तो देखिएगा, जो ये नदियों का पानी है, ये सूरज के प्रकाश के कारण, या कह देंगे सूरज से जो गर्मी निकलती है उसके कारण इवेपोरेट होता है, ठीक है। इवेपोरेट या कहेंगे वाष्पीकरण। जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा, जब आप किसी भी बर्तन में कोई पानी गर्म कीजिए तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होने के बाद में क्या होता है, वो इवेपोरेट होता है, वाष्पीकरण होता है उसमें। यानी कि आप देखोगे हल्का हल्का पानी की जो बूंदें हैं वो ऊपर को जाने लगती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, इवेपोरेशन या कहेंगे वाष्पीकरण, ठीक है। वाष्पीकरण या क्या कह देंगे, इवेपोरेशन। तो देखिए यहां से कलर चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को एकदम से क्लियर से समझ में आए। देखिए इवेपोरेशन होगा तो ये जो नदियों का पानी है, ठीक है, ये जो नदियों का पानी है ये क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, इसका वाष्पीकरण हो रहा है। यानी कि सूरज की गर्मी की वजह से जो नदियों का पानी है वो धीरे धीरे वाष्प बन के कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे वाष्प बन के कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब देखिएगा ये जो ऊपर
यहां से वाष्प बनके जो पानी की छोटी छोटी बूंदें गई हैं उसका क्या होगा, संघनन होगा। क्या होगा, संघनन। संघनन का मतलब क्या होता है, देखो संघनन का मतलब बताएंगे हम अभी। जो वाष्पीकरण के दौरान पानी की जो छोटी छोटी बूंदें आई हैं, ठीक है, वाष्पीकरण के दौरान जो पानी की छोटी छोटी बूंदें आई हैं वो क्या होंगी, ऐसे एक बादल के रूप में इकट्ठी हो जाएंगी। मतलब ऐसे, देखिए यहां से वाष्पीकरण हुआ, सूरज की गर्मी की वजह से वाष्पीकरण हुआ, नदी में से छोटी छोटी पानी की बूंदें वाष्प बनकर ऊपर उड़ी। अब यहाँ पे क्या हुआ, संघनन। संघनन का मतलब होता है कि एक जगह जो पानी, ये जो बारिश, ये सॉरी नदी की जो बूंदें गई हैं वाष्प बनकर, वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, एक जगह पर इकट्ठी हो जाएंगी, इसको हम क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। अब देखिएगा ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं ना, ये आपस में मिलकर, ये ही छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर बड़ी बूंदों का रूप ले लेती हैं। ठीक है, किसका रूप ले लेती हैं, बड़ी बूंदों का रूप ले लेती हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब बारिश होती है तो हर मौसम में तो होती नहीं है, तो पता है बारिश कब होती है, जब ये संघनन हो रहा है, बारिश की जो बूंदें जो बादल के फॉर्म में इकट्ठा हो गई हैं, बादल के फॉर्म में जो इकट्ठा हो गई हैं, जब देखो यहाँ से वाष्पीकरण होता रहेगा, वाष्प बन के पानी इकट्ठा होता रहेगा। जब ये पानी बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जब ये पानी बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो इसका, हाँ बहुत ज्यादा में इकट्ठा हो जाता है ये पानी, तो ये क्या होता है फिर, बारिश बन के, ठीक है, फिर ये बारिश बन के फिर से कहाँ आ जाता है, जमीन पे कहेंगे, या फिर से इन्हीं नदियों में आके मिल जाता है। ठीक है, इन्हीं नदियों में आके मिल जाता है, इसको हम क्या कह देंगे, कंडेंसेशन। ठीक है, सॉरी प्रेसिपिटेशन, इसको हम क्या कह देंगे। भाई कंप्यूटर महोदय भैया से क्या कहना चाह रहे हो आप लोग, अच्छा ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, अपक्षेपण, इसको हम क्या कह देंगे, अपक्षेपण। इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, अपक्षेपण। ठीक है, जो पानी वाष्प बनके नदियों से ऊपर गया था और एक बादल का फॉर्म ले लिया था, जिसे हमने संघनन कह दिया है, एक बादल का फॉर्म ले लिया था, हाँ संघनन कह दिया था। आपको अभी बताया कि वो ही बारिश की छोटी छोटी बूंदें बड़ी बूंदों का फॉर्म ले लेंगी। जब ऐसे ही वाष्पीकरण होता चला जाएगा नदियों में से, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो बादल हैं उनमें काफी पानी इकट्ठा हो जाएगा, इतना पानी कि फिर वो बारिश के फॉर्म में फिर वो उसी जमीन पे या उसी नदी पे फिर से वापस आने लगता है, उसको हम क्या कह देंगे, अपक्षेपण। तो वाटर साइकिल में सिर्फ आपको 2-3 चीजें देखनी है, वाष्पीकरण, सूर्य की गर्मी की वजह से नदियों से जो वाष्प बन के आसमान में जाता है पानी, उसको हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। अब वो जो पानी की बूंदें गई हैं वो एक जगह इकट्ठा होके, संघनन, यानी कि एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी, उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम क्या कह देंगे, संघनन। और ये ही संघनन फिर अपक्षेपण का रूप ले लेगा, यानी कि ये ही बादल फिर पानी की बूंदें बनके या ओले बनके जमीन पर बरस जाते हैं। ठीक है, जमीन पर बरस जाते हैं, कंडेंसेशन भी कहते हैं इसे। संघनन को कंडेंसेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। देखो कुछ कुछ प्लांट भी होते हैं, आप सभी को पता होगा कि प्लांट्स में भी काफी मात्रा में पानी पाया जाता है, प्लांट्स में भी काफी मात्रा में पानी पाया जाता है।
तो कुछ जो प्लांट्स में भी पानी होता है ना, कुछ आप सभी को पता है पौधों में भी पानी पाया जाता है। तो कभी आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी, गर्मियों के मौसम में अगर कोई प्लांट खुली जगह पे लगा हुआ है जहाँ पे सूरज की रोशनी काफ़ी तेज आ रही है, अगर आप उसमें पानी ना दो तो शाम तक देखोगे तो वो मुरझा जाता है। क्यों? क्योंकि जो इतनी तेज गर्मी हो रही है सूरज की वजह से, और इस प्लांट में जितना भी पानी है, इस प्लांट में जितना भी पानी है वो भी तो, उसका भी तो वाष्पीकरण होगा, इसका भी तो वाष्पीकरण हो रहा है। अब ये तो हमने प्लांट की बात कर ली, हम लोग खुद भी, आप देखोगे गर्मी में आप कभी कहीं बाहर जाओ कितना हमें स्वेटिंग होने लगती है। घर पे आते हैं ना, प्यास लग रही है, क्यों? क्योंकि सूरज की गर्मी की वजह से वो सारा जो हमारी बॉडी का भी जो पानी है वो सब कहाँ क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? तभी तो गर्मियों में आपने नोटिस किया होगा कि ठंडी के कंपैरिजन में हमें गर्मियों में ज़्यादा प्यास लगती है। क्यों? क्योंकि सब वो इतना गर्मी की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से क्या हो जाता है, वो सारा जो हमारी बॉडी का भी पानी है वो सब क्या हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है, या कहेंगे स्वेटिंग के जरिए बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वाटर साइकिल सभी बच्चों को क्लियर है। दो तीन चीजें याद रखनी है आपको इसमें, वाष्पीकरण, संघनन और अपक्षेपण। होता है, इसको एमसीक्यू मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। प्लांट में जो पानी का या जल का परिवहन होता है, या कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो किसके द्वारा होता है? एमसीक्यू मान लीजिए आप इसको। प्लांट्स में पानी का परिवहन या जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? कहाँ लिखें भाई? चलो आप ऐसे ही बता दीजिए आंसर। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जब हम पौधे में पानी देते हैं तो उस पौधे में, पूरे प्लांट में वो पानी कैसे पहुंचता है? कौन पहुंचाता है उस पूरे पौधे में पानी? अगर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर दिया, मैं समझ जाऊंगी वो अच्छे से पढ़ रहा है। सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, पौधे से रिलेटेड ही हैं। हम प्लांट के रूट में पानी दे रहे हैं, जो ये प्लांट की जड़ें हैं ना, यहाँ पे हम पानी देते हैं, हमने जड़ों में पानी दे दिया। अब इस जड़ों में से पूरे प्लांट में पानी कौन पहुंचाएगा? पूरे प्लांट में पानी पहुंचाएगा जाइलम, जिसकी स्पेलिंग है XYLEM। आधे बच्चों ने गलत लिख दी है, ठीक है, जाइलम। एक और क्वेश्चन है हमारा लास्ट। पौधों में खाद्य पदार्थ, यानी कि पौधे भी तो भाई खाना खाते हैं जैसे हम लोग खाते हैं, पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन करता है? ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हाँ, अब सबके आंसर आ रहे हैं, जाइलम। चलो जल्दी बताएं, पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन करता है? बताएं, पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन करता है? अब सबसे पहले जिसका आंसर आएगा वही बच्चा विनर है। रचना ओझा, आंसर सही है, स्पेलिंग गलत है, आंसर सही है एकदम। पूजा पाल, रचना ओझा, केबीसी विनर, और पता नहीं क्या क्या डायग्राम आपका, कैसे कैसे नाम रखते हो। ठीक है, अब सभी बच्चों के आंसर आ चुके हैं। इसका आंसर है क्या? फ्लोएम। तो पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है, ठीक है, फ्लोएम करता है। पौधों में जल तथा खनिज पदार्थों का परिवहन कौन कर रहा है? जाइलम। और खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन कर रहा है? फ्लोएम। ठीक है, कुछ कुछ बच्चों ने आंसर सही दिया है, बाकी बच्चों ने सबने टीपा मारा है, इतना मुझे पता है। चलो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। देखो एलन रूल में क्या है कि ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान, यानी कि जो ठंडी जलवायु में रहते हैं, ठीक है, किसमें रहते हैं? ठंडी जलवायु में जो रहते हैं, ठंडी जलवायु वाले
स्तनधारियों के कान और पाद को हम क्या बोल देते हैं, लिम्फ। ठीक है, लिम्फ में लिम्फ में क्या आ जाएगा, फोर लिम्फ या हिंड लिम्फ दोनों आ जाती हैं। ठीक है, फोर लिम्फ या हिंड लिम्फ दोनों आ जाती हैं। ठीक है, ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के कान तथा लिम्स का मतलब फोर लिम्स यानी कि आगे वाले और हिंड लिम्स यानी कि पीछे वाले। ठीक है, आमतौर पर कैसे होते हैं, आमतौर पर छोटे होते हैं। ठीक है, देखो ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान, पाद यानी कि लिम्स में फोर लिम्स यानी कि आगे वाले, हाथ पैर जो भी कहो, और पीछे वाले क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ताकि क्यों छोटे होते हैं, ताकि ऊष्मा या हीट जो उनकी बॉडी से निकलेगी वो, ताकि ऊष्मा की हानि बहुत कम हो, ऊष्मा की हानि बहुत कम हो। ठीक है, इसीलिए उनके कान, हाथ पैर आप देखोगे काफी छोटे होते हैं, क्योंकि ऊष्मा की हानि या कहेंगे हीट लॉस उनकी बॉडी से कम हो। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, हाँ छोटे होते हैं, इसी को हम एलेंस रूल कहते हैं। अब देखो इसको समझना है आपको, इसी को हम एलन रूल कहते हैं। ठीक है, एलन रूल कहते हैं। एलन रूल कहते हैं। अब आपको इसको समझना है। ठीक है, एलन रूल कहते हैं। देखिए अब ठंडी का मौसम चल रहा है, देखो उन लोगों के कान या लिम्स हमने कहा है फोर लिम्स या हिंड लिम्स। ठीक है, तो इसलिए छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि बहुत कम हो, यानी कि ऊष्मा उनकी बॉडी से या कहेंगे हीट जो है कम से कम निकले। देखिए सबसे ज्यादा हीट लॉस होता है हमारे कानों से और हमारे हाथों से। ठीक है, कहाँ से हीट लॉस, बॉडी से हीट लॉस कहाँ होता है ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे कानों से, मतलब किसी भी जानवर या जंतु के कानों से और हाथों से। ठीक है, तो जैसे अब आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, ठीक है, आप सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ लगती है, हाथों में और कानों में। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ठंडी के मौसम में अगर हम हाथ अपने ऐसे कर लें, हम, तो थोड़ी कम ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे हाथ है ना, इनसे बॉडी का जो हीट है वो लॉस हो रहा है। हीट जो है, बॉडी का जो हीट है वो लॉस हो रहा है, यानी कि बाहर जा रहा है। आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि हमारे कान एकदम ठंडे पड़ जाते हैं ठंडी में। तो बोलते हैं ना कि सबसे ज़्यादा ठंडी बॉडी में कहाँ से लगती है, कानों से या हाथों से। तो ये जो क्या हाथ और हमारे कान वगैरह हैं, ये सबसे ज़्यादा हीट लॉस करते हैं। तभी तो बोलते हैं ग्लव्स पहन के रखो, कान ढक लो। तो इनके का हाथ, ये क्या बोलेंगे, लिम्स और कान छोटे होने का ये मतलब है, जितने छोटे इनके कान होंगे या लिम्स होंगे, फोर लिम्स, हिंड लिम्स, उतना ही कम इनकी बॉडी से हीट लॉस होगा। क्यों? जैसे कि एग्जाम्पल क्या है इसके, सील। एग्जाम्पल क्या है, सील। आपने सील अगर देखी हो, सील अगर आप लोगों ने देखी हो, तो उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, वो तो काफ़ी हैवी होता है। कैसा होता है? काफ़ी हैवी होता है। तो सील दिखने में तो काफ़ी मोटी ताजी लगती है एकदम, पर उसके अगर आप कान देखोगे या लिम्स देखोगे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे हमारा ये हाथ है ना, इतना छोटा छोटा सा उसके लिम्स दिखेंगे, फोर लिम्स, हिंड लिम्स। बाकी जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ा होता है। कैसा होता है? काफ़ी बड़ा होता है। तो वो क्या करती है, जितना भी अपना खाना खाती है, उससे अपनी जो उसकी बॉडी होती है उसमें फैट इकट्ठा कर लेती है। क्या कर लेती है? फैट इकट्ठा कर लेती है। फैट क्या करता है, उसकी बॉडी को वो ठंडे एरिया में रहने के लिए मदद करता है। या ये कह सकते हैं कि शीत ऋतु में या ठंडे एरिया में, पहाड़ी इलाका में जहाँ पे वो रहती हैं,
जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे रहने में उसको काफ़ी मदद करता है। ठीक है, काफ़ी मदद करता है। तो ऐसे देखिए, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ब्लबर, क्या ब्लबर, ब्लबर करके एक फैट होता है उसकी बॉडी में, क्या ब्लबर, क्या है ये फैट है। ये क्या है, ऊपर वाली स्किन है, ऊपरी परत, ऊपरी परत है ये, उसके शरीर की ऊपरी परत है ये। इसको जो फैट की लेयर होती है ना उसको हम ब्लबर बोल देते हैं। फैट की लेयर, इतनी मोटी ये फैट की लेयर है, हम इसको क्या बोल देंगे, ब्लबर। क्या बोल देंगे, ब्लबर बोल देंगे। ठीक है, तो वो क्या करती है, उसकी जो स्किन होती है या कहेंगे चमड़ी जो होती है वो इतनी मोटी होती है कि जो बाहर से मौसम ठंडा हो रखा है उसको वो उस ठंडी से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उस ठंडी से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है या बचाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है या बचाता है। देखो जो, हाँ यहाँ तक क्लियर है। ये फैट की लेयर होती है, फैट की लेयर होती है मोटी सी, जो कि उसे ठंडी वाले एरिया में उस मौसम से प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। क्लियर है। देखो इसको अगर हम वैसे लिखना चाहें थ्योरी के रूप में तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जलीय स्तनधारियों में, जलीय स्तनधारियों में त्वचा के नीचे एक मोटी परत होती है, नीचे एक मोटी परत होती है। उस मोटी परत को हमने क्या कहा था अभी, ब्लबर। ठीक है, क्या कहा था, ब्लबर कहा था। ठीक है, त्वचा के नीचे एक मोटी परत होती है जिसको हम ब्लबर कहते हैं, जो क्या करती है, ऊष्मारोधी का काम करती है। ब्लबर जो कि ऊष्मारोधी का काम करती है। ऊष्मारोधी यानी कि बॉडी से ऊष्मा जो निकलेगी उसको प्रोटेक्ट करती है, निकलने नहीं देती, ऊष्मारोधी का कार्य करती है। ठीक है, ऊष्मारोधी का कार्य करती है। क्लियर है। ऊष्मारोधी का मतलब जो बॉडी से हीट लॉस हो रहा है उसको रोकती है। जो ब्लबर नाम की लेयर है, जो ब्लबर लेयर है वो क्या करती है, रोकती है किसको, हीट को, यानी कि बॉडी से हीट को बाहर नहीं निकलने देती। ठीक है, बॉडी से हीट को बाहर नहीं निकलने देती। ठीक है, क्लियर है यहां तक। एलेंस रूल, यही एलेंस का नियम होता है। हाँ, सेव करती है, उसको बचाती है। ठीक है, सेव करती है या उसको बचाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। जैसे हमने लेयर बता दिया था, ये वाला ब्लबर की एक लेयर पाई जाती है बॉडी, जैसे मान लीजिए ये हमारा स्किन है ना, जैसे ये हमारा स्किन है, ये स्किन के ऊपर वाली जो लेयर है वो तो नॉर्मल लेयर हो गई। जो फैट नीचे, हमारे भी तो बॉडी में फैट होता है ना, हमारी बॉडी में भी फैट होता है, वैसे ही उनकी बॉडी में भी एक फैट की मोटी लेयर होती है। याद रखना उसका नाम क्या है, ब्लबर। ठीक है, क्या नाम है, ब्लबर, जो उसको जो क्या करता है, ऊष्मारोधी का काम करता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। हाँ, गर्म खून वाले जानवर और ठंडे खून वाले
जानवर। दीक्षा मौर्य, क्या बात है भाई, दीक्षा मौर्य। आर्मी लवर नीतू। चलो अब हम क्या देखेंगे, वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। एनिमल एंड कोल्ड ब्लडेड ठीक है। अब इसको हिंदी में क्या कह देंगे हम, समतापी और क्या, विषमतापी। क्या कह देंगे, समतापी वार्म ब्लडेड को, और इसको क्या कह देंगे, विषमतापी। विषमतापी, ठीक है, समतापी और विषमतापी। वार्म ब्लडेड को समतापी और कोल्ड ब्लडेड को विषमतापी। ठीक है, ठीक है, हाँ, वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। देखो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें। आज हम कुछ एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है, कुछ एमसीक्यू भी करेंगे इस चैप्टर के, 8-10 एमसीक्यू करेंगे। तो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अब देखो समतापीय में देखेंगे, समतापीय में बाह्य वातावरण के तापक्रम के परिवर्तन के बावजूद भी, यानी कि बाह्य वातावरण के बाह्य वातावरण के तापक्रम, यानी कि ऐसे समझिए कि जो बाहर का इन्वायरमेंट है या वातावरण है वो क्या करता है, जो समतापी होते हैं, बाहर का वातावरण कैसा भी हो जाए, चेंज हो जाए, ठंडा हो जाए, गर्म हो जाए, ठीक है, ठंडा हो जाए चाहे गर्म हो जाए, पर जो वार्म ब्लडेड एनिमल हैं उनके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सेम ही रहता है। ठीक है, उनके बॉडी का टेम्परेचर क्या है, सेम ही रहता है। तो बाह्य वातावरण के तापक्रम में परिवर्तन के बावजूद भी, तापक्रम में परिवर्तन के बावजूद भी, तापक्रम में परिवर्तन के बावजूद भी इनके शरीर का जो तापमान होता है वो स्थिर रहता है। ठीक है, इनके शरीर का तापमान जो है वो सदैव स्थिर रहता है, बावजूद भी इनके शरीर का तापमान, इनके शरीर का तापमान स्थिर रहता है। तापमान कैसा रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, यानी कि इनके जो वार्म ब्लडेड एनिमल हैं इनके शरीर का टेम्परेचर, यानी कि जो है इनके शरीर का टेम्परेचर, मौसम से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मौसम चाहे ठंडा हो जाए चाहे गर्म हो जाए, ठीक है, मौसम कैसा भी हो जाए, ठंडा हो जाए चाहे गर्म हो जाए, मौसम में परिवर्तन हो जाता है, पर जो इनके शरीर का तापमान है ना वो कैसा रहता है, स्थिर रहता है। जैसे कि नाम लिखा है समतापी, कैसा, समतापी, यानी कि इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो समान रहता है चाहे मौसम कैसा भी हो जाए।
ठीक है, मौसम चाहे ठंडा हो जाए, चाहे गर्म हो जाए, चाहे कैसा भी हो जाए, इनके शरीर का जो तापमान है, जो वार्म ब्लडेड एनिमल है, इनके शरीर का जो तापमान है वो कैसा रहेगा, हमेशा हमेशा ही सेम रहता है। ठीक है, हमेशा ही कैसा रहता है, हमेशा ही सेम रहता है। जैसे कि नाम दे रखा है समतापी, यानी कि समान तापमान, सेम टेम्परेचर। ठीक है, समतापी का मतलब, सम का मतलब एक जैसा, ताप मतलब टेम्परेचर, समान ताप। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसमें, एग्जाम्पल पक्षी, पक्षी और स्तनधारी, पक्षी और स्तनधारी। ठीक है, क्या कह देंगे, बर्ड्स और एनिमल, बर्ड्स और सॉरी मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स। देखिए जैसे मैमल्स में हम सभी भी आते हैं, तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, चाहे तो ठंडी आ जाए चाहे गर्मी आ जाए, देखो अब ठंडी का मौसम चल रहा है, हम ठंड को फील करते हैं, यानी कि जो हमारी स्किन है वो फील करती है कि हाँ ठंडा हो रहा है। बाकी इतने ठंडी के मौसम में भी अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, अब क्या देखेंगे, कोल्ड ब्लडेड। देखो बाह्य वातावरण के बाह्य वातावरण के, इसमें क्या था, चेंज नहीं हो रहा था, बाह्य वातावरण के तापक्रम, तापक्रम में परिवर्तन, परिवर्तन के दौरान, परिवर्तन के दौरान इनके शरीर का, इनके शरीर का तापक्रम या तापमान, इनके शरीर का तापमान भी बदलता रहता है। ठीक है, इनके शरीर का तापमान भी बदलता रहता है। तो जो कोल्ड ब्लडेड है उसमें क्या होगा, बाह्य वातावरण के तापमान में परिवर्तन के दौरान इनके शरीर का तापमान भी बदलता रहता है। ठीक है, इनके शरीर का तापमान भी बदलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि इंसेक्ट या कह देंगे कीट, कीट जितने भी कीट होते हैं, शरीर स्रव, ठीक है, कीट हो गए, शरीर स्रव हो गए या उभयचर हो गए। ठीक है, कीट हो गए, शरीर स्रव हो गए या उभयचर हो गए। उभयचर में मेढक, और शरीर स्रव में क्या आ जाएगा, जितने भी रेंगने वाले हैं, जैसे कि सांप, छिपकली वगैरह। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है इनमें क्या होता है, जैसे ही मौसम चेंज हुआ, ठीक है, लिख रहा है ना, बाह्य वातावरण के तापमान में परिवर्तन के दौरान इनके शरीर का तापमान भी बदल जाता है। यानी कि अगर मौसम ठंडा हो गया है, यानी कि मान लीजिए अगर मौसम ठंडा हो गया है, तो जो इनके शरीर का तापमान जो है ना वो भी ठंडा हो जाता है। यानी कि अब मान लीजिए अभी फिलहाल ठंड वाला मौसम चल रहा है, तो इनके जो बॉडी का टेम्परेचर है ना वो भी अंदर से ठंडा हो जाता है। ठीक है, वो भी कैसा हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है। हम लोगों के साथ ये नहीं है, हम जो इंसान है किस में आ रहे हैं, वार्म ब्लडेड में, किसमें, वार्म ब्लडेड में, यानी कि गर्म खून भी बोल देते हैं, गर्म खून वाले उसमें आ रहे हैं कैटेगरी में। ठीक है, वार्म ब्लडेड में आ रहे हैं। तो अगर मौसम गर्म है तो आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में सांप वगैरह मिट्टी के नीचे, सांप वगैरह को देखा होगा या मेढक भी मिट्टी के नीचे क्या करते हैं, वो एक गड्ढा सा खोद के उसमें चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में इनका जो शरीर होता है, शरीर का जो तापमान होता है वो भी कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। वो एकदम से, एक तो गर्म मौसम, फिर
जो शरीर का तापमान है वो भी गर्म, ऐसे तो ये मर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि ठंडी जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। तो देखा होगा आप लोगों ने कि सांप वगैरह गर्मी के मौसम में या मेढक वगैरह भी मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, थोड़ा सा गड्ढा वगैरह खोदते हैं। ठीक है, ये क्लियर सभी बच्चों को? यहाँ तक क्या देखेंगे अब हम, वायुमंडल की परतें। ठीक है, वायुमंडल की परतें देखेंगे। देखो मेन जो अभी हमारे सिलेबस में है पहले हम वो देखेंगे, बाकी हम फिर आगे का डिस्कस करेंगे। ठीक है, शिवाला में छुप जाते हैं, चलो नाम होगा शिवाला। ठीक है, देखो वायुमंडल में सबसे निचला अर्थात पृथ्वी के समीप, ध्यान से देखेंगे, वायुमंडल में सबसे निचला अर्थात पृथ्वी के समीप, अर्थात कहां पे, पृथ्वी के समीप, यानी कि पृथ्वी के सबसे पास, पृथ्वी के समीप, पृथ्वी के समीप कौन सी लेयर होगी, समीप, पृथ्वी के समीप स्तर कौन सी होगी, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। इंग्लिश में बोलेंगे हम ट्रोपोस्फेयर, क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, पृथ्वी के सबसे पास में, पृथ्वी के सबसे पास में जो लेयर पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहलाता है, ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी, ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के जो सबसे पास में जो लेयर पाई जाएगी ऐसे सबसे पास में, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रोपोस्फेयर या कह देंगे क्षोभ मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल कह देंगे। अरुण कुमार न्यू स्टूडेंट है, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। ठीक है, देखो ये जो है, ये पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से 16 यानी कि 16 किलोमीटर तक फैला रहता है, फैला रहता है। जो क्षोभ मंडल है वो पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर तक फैला रहता है। ठीक है, 16 किलोमीटर तक फैला रहता है। और इसमें ट्रोपोस्फेयर में जलवायु गतिविधियां संपन्न होती हैं, जलवायु गतिविधियां जो हैं वो संपन्न होती हैं। इसमें जलवायु गतिविधियां, जलवायु गतिविधियां क्या होती हैं, संपन्न होती हैं, संपन्न होती हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट लेयर कौन सी थी, ट्रोपोस्फेयर या कहेंगे क्या, क्षोभ मंडल। अब इसके बाद क्या आएगा, समताप मंडल या कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, हाँ समताप मंडल या कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। और ये जो लेयर होती है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। ठीक है, अंकुश कुमार, विकास आर्मी लवर, सैफी नूरी, कल्पना कुमारी। ठीक है, इस स्तर पर
इस स्तर पर किसकी? ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता रहती है, की अधिकता रहती है। ठीक है, इस स्तर पर ऑक्सीजन और किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता रहती है। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर हो गई, पहली लेयर हो गई ट्रोपोस्फेयर या कहेंगे क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी के सबसे करीब है। ठीक है, जो पृथ्वी के सबसे करीब है। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लेयर पाई जाती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, क्या? ट्रोपोस्फेयर या कहेंगे समताप मंडल। तो समताप मंडल है वो 16 किलोमीटर से, समताप मंडल, कौन सी? समताप मंडल। समताप मंडल जो है वो 16 किलोमीटर से कितना? 60 किलोमीटर तक फैली रहती है, तक फैली रहती है। ठीक है, और इसी में समताप मंडल में भी क्या पाया जाता है? समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाई जाती है हमारी। ठीक है, क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, हाँ, समताप मंडल। अब देखो, अब आप डायग्राम के जरिए समझिएगा। ठीक है, किसके जरिए? डायग्राम के जरिए समझिएगा ध्यान से सभी बच्चे। देखो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। सबसे पहले बनाएंगे क्या हम? हरी भरी हमारी पृथ्वी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? हरी भरी हमारी पृथ्वी बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। इस पे पेड़ पौधे उगा दीजिए आप। ठीक है, ये क्या हो गई? हमारी पृथ्वी हो गई। अब देखिएगा, अब हमने क्या बोला था? पृथ्वी के समीपस्थ, यानी कि पृथ्वी के सबसे पास में कौन सी लेयर बताई थी हमने? पृथ्वी के सबसे पास में बताई थी हमने कौन सी लेयर? क्षोभ मंडल या कहेंगे समताप मंडल। क्षोभ मंडल या कहेंगे क्या? समताप मंडल। ठीक है, देखो पृथ्वी के सबसे पास में क्या, कौन सी लेयर है? पृथ्वी के सबसे पास में कौन सी लेयर हो गई है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल हो गया। ठीक है, कौन सी लेयर हो गई? क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल के बाद में कौन सी लेयर आएगी? क्षोभ मंडल के बाद में नेक्स्ट जो लेयर आएगी वो कौन सी होगी? समताप मंडल। कौन सी लेयर होगी? समताप मंडल। समताप लिख दे रहे हैं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब समताप मंडल हो गया। अब समताप मंडल के बाद में कौन सी आएगी? समताप के बाद में कौन सी लेयर आएगी? आयन मंडल या मध्य मंडल। ठीक है, सॉरी, आयन मंडल। कौन सी लेयर आएगी? कौन सी लेयर हो गई है? आयन मंडल। आयन मंडल। ठीक है, अब हमारे पास एक और लेयर है जिसको हम क्या कह देंगे? बाह्य मंडल। जिसको हम क्या कहेंगे? बाह्य मंडल कहेंगे। ठीक है, सबसे बाहर हमारे पास कौन सी लेयर है? अब सबसे बाहर कौन सी लेयर होगी हमारे पास में? अब यहाँ स्पेस नहीं बचा, यहाँ लिख देते हैं बाह्य मंडल। ठीक है,
अब ये जो बाह्यमंडल है, यहाँ पे पहले स्टार्टिंग से देखेंगे, पृथ्वी की सबसे बाहरी, पृथ्वी के जो सबसे बाहर लेयर पाई जा रही थी उसको हमने क्या कहा था, समताप मंडल। क्या कहा था, समताप मंडल, जहाँ पे हमें क्या पाए जाएंगे, छोटे छोटे से बादल पाए जाएंगे। ठीक है, क्या पाए जाएंगे, छोटे छोटे से बादल पाए जाएंगे। कहाँ पे, सॉरी, क्षोभ मंडल में। कहाँ पे, क्षोभ मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में हमने क्या कहा था, समताप मंडल में हमें क्या पाया जाएगा, समताप मंडल में पाई जाएगी ओजोन लेयर। क्या पाई जाएगी यहाँ पे, ओजोन परत। ओजोन परत पाई जाएगी। और ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाता है, हानि कौन पहुंचाता है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हानि पहुंचाती है। हानि पहुंचाती है किसको, किसको हानि पहुंचाती है, ओजोन लेयर को। अरे दोनों साइड से सेम कलर है। ठीक है, दिख रहा है, हाँ। CFC जो है ओजोन परत को हानि पहुंचाती है, जो कि समताप मंडल में है। ठीक है, जो कि कहां पर है, समताप मंडल में है। हाँ, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। हाँ, समताप, उसको CFC का फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि कहां से मिलता है, कहां से निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस, कहां पे यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर और AC वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर वगैरह, जिसको हम फ्रिज भी बोल देते हैं, रेफ्रिजरेटर और AC वगैरह में यूज किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और आयन मंडल में रेडियो एक्टिव तरंगे, सॉरी, रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं। इसमें रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं। स्पेस तो है नहीं भाई, तो हम कहाँ लिख दें, यहाँ, चलो यहीं पे लिख दे रहे हैं, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं, परिवर्तित होती हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं, होती हैं। ठीक है, अब जो बाहर वाला लेयर बचा है हमारे पास में, वो क्या बचा है, बाह्यमंडल। बाह्यमंडल की एक लेयर बना दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा, हाँ, अब वो सबसे बाहर हमारे पास क्या है, बाह्यमंडल। क्या है, बाह्यमंडल। उस बाह्यमंडल में क्या पाया जाएगा, सूर्य। क्या पाया जाएगा, सूरज मामा, सॉरी, चंदा मामा, सूरज, जो भी बोलते हैं, उनको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ये भाई दोनों लेयर मिट गई, कोई बात नहीं। थोड़ा डायग्राम बनाने के चक्कर में कोई दिक्कत नहीं है। इनको बड़ा बने भाई, ठीक है, नहीं बनाए, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो आप लोग एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, अरे ऑरेंज कलर हो गया, मैंने तो रेड ही लिया है। इसमें अब हमको बनाना है क्या, सूर्य। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, सूर्य मिलेगा। कहाँ पे, वायुमंडल में। कहाँ पे मिलेगा, वायुमंडल में, मुस्कुराता हुआ। ठीक है, मुस्कुराता हुआ सूर्य मिलेगा, कहाँ पर, वायुमंडल में। ठीक है, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।